अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर उनके पावर प्लांट्स पर हमला किया गया तो वो पूरे वेस्ट एशिया में उन पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा जो US मिलिट्री बेसिस को बिजली फराहम करते हैं और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। और ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक ईरान अपना नुकसान पूरी तरह रिकवर ना कर ले। ईरान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन दुश्मन मुल्कों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है और ईरान के कंट्रोल में है। ईरान ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर उनकी ज़मीन पर किसी भी किस्म की लैंड इन्वेजन या कोस्टल अटैक किया गया तो वो पूरे पर्शियन गल्फ में नेवल माइंस बिछा देंगे, जिससे तमाम समुद्री रास्ता बंद हो सकता है और शिपिंग रूट्स मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद आया, जिसमें ईरान पर दबाव डाला गया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दे, जबकि ईरान ने जवाब में कहा कि अगर हमला हुआ तो पूरा गल्फ एक जंग जोन बन सकता है और ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर शदीद असर पड़ सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एक बयान सियासी और मजहबी बहस का सबब बन गया है, जहां उन्होंने ईरान के हवाले से बात करते हुए पाकिस्तान में मौजूद शिया उलमा को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि अगर आप ईरान से इतनी मोहब्बत करते हैं तो वहीं चले जाए, और साथ ही वाज़ेह किया कि मुल्क में किसी भी किस्म का फ़िरक़ावाराना तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आसिम मुनीर के इस बयान पर शिया उलमा ने सख्त रिएक्शन देते हुए कहा कि आसिम मुनीर ने शिया कम्युनिटी की तौहीन की है और कहा कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका और इजराइल के गुलाम बन चुके हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वेस्ट एशिया क्राइसिस पर बयान देते हुए कहा कि ये सूरत हाल काफ़ी फिक्रमंद है और भारत के लिए इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस पैदा कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में किसी भी किस्म की रुकावट कबूल नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि गल्फ रीजन में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, जिनकी हिफाजत हुकूमत की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और कई लोगों को सेफली वापस भी लाया जा चुका है, जबकि हुकूमत शिपिंग रूट्स और ऑयल सप्लाई पर भी बारीकी से नज़र रखी हुई है ताकि किसी भी किस्म की डिस्ट्रप्शन से बचा जा सके। कश्मीर की आवाम ने ईरान के लिए ज़ोरदार इंसानियत का मुजाहिरा करते हुए गोल्ड, कैश और कॉपर यूटेंसिल्स तक डोनेट किए हैं, जिस पर भारत में मौजूद ईरानियन एम्बेसी ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये एहसान कभी भुलाया नहीं जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईद के बाद शिया अक्सरियत वाले इलाकों में लोगों ने घर घर जाकर डोनेशंस कलेक्ट किए हैं, जहां मर्द, खवातीन और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और कई खवातीन ने अपने जेवरात तक भी डोनेट कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मदद ईरान में जारी जंग से मुतासिर लोगों के लिए भेजी जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के लिए नया सियासी अलायंस करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे बंगाल की सियासत में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पार्टीज मिलकर असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लेंगी, जहां AGUP ज़्यादा सीट्स पर और AIMIM लिमिटेड सीट्स पर कॉन्टेस्ट करेगी। ये अलायंस रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के दरमियान मुकाबले को और सख्त बना सकता है। ख़ास तौर पर माइनॉरिटी वोट बैंक पर इसका सीधा असर पड़ने का इम्कान है। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसी रिवर प्रोजेक्ट पर वाज़ेह बयान देते हुए कहा कि किसी भी शख्स को बेघर नहीं किया जाएगा और हर अफेक्टेड फैमिली को प्रॉपर रिहैबिलिटेशन दिया जाएगा, जिससे लोगों में पाए जा रहे खौफ को कम करने की कोशिश की गई है। उन्होंने असेंबली में कहा कि हुकूमत अफवाहों पर तवज्जो ना देने की सलाह दे रही है और लोगों के हुकूक का पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि हैदराबाद में मेट्रो एक्सपेंशन, फ्लाईओवर्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और मूसी प्रोजेक्ट का मकसद भी डेवलपमेंट के साथ आवाम की हिफाजत को इंश्योर करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पेंडिंग एरियाज पर तेलंगाना असेंबली में ज़ोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां अपोजिशन पार्टी BRS ने सख्त एहतजाज करते हुए वॉकआउट कर दिया। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो सीधा जवाब देने के बजाय पिछली हुकूमत की बात कर रहे हैं। BRS लीडर T हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत एम्प्लॉयज़ के ड्यूज़, पेंशन्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्लियर करने में नाकाम रही है, जबकि BRS के दौर में तमाम पेमेंट्स वक्त पर दिए जाते थे। हैदराबाद ने तेलंगाना के अमीर ज़िलों की लिस्ट में दूसरा मकाम हासिल किया है,
जबकि पहले नंबर पर रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट रहा, जो पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से सबसे आगे है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद ने भी मजबूत मईशी परफॉर्मेंस दिखाते हुए स्टेट एवरेज से काफ़ी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम रिकॉर्ड की, जबकि मेचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट भी टॉप कंट्रीब्यूटर्स में शामिल रहे। ये डेटा इस बात की तरफ इशारा करता है कि तेलंगाना की ज़्यादातर दौलत और इकोनॉमिक ग्रोथ हैदराबाद और उसके गिरदोनवा के इलाकों में मरकज़ हो रही है, जहां आईटी, फार्मा और सर्विस सेक्टर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हैदराबाद में गोल्ड रेट्स में जोरदार गिरावट रिकॉर्ड की गई है, जहां सोने की कीमत 3 महीने की सबसे लो लेवल के करीब पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 कैरेट और 22 कैरेट दोनों की प्राइसेस में वाज़ेह कमी देखी गई है, जो पिछले हफ्तों के मुकाबले में काफ़ी कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में सेलिंग प्रेशर, स्ट्रॉन्ग डॉलर और इन्फ्लेशन कंसर्न्स की वजह से गोल्ड पर दबाव बना हुआ है, और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो रेट्स में मजीद गिरावट का इम्कान है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।